तो सबसे पहले तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए महेश शर्मा जी का और राज्यवर्धन जी का। और हमने सोचा कि हम ग्रोथ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें सभी मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इस देश की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो इस देश का यूथ है, युवा धन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि राठौड़ जी से हम इस बारे में बात करें, क्योंकि यूथ जो है वो हम सबसे जुड़ा हुआ है। और साथ ही महेश शर्मा जी से भी हमारे कई सवाल हैं। तो महेश जी, पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस समय आपने देखा ही होगा कि ये हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल है, सीधा ग्रोथ से लिंक नहीं है, लेकिन ये सडनली हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में सेंटिमेंट जो है, आई वोंट से सरकार के प्रति, लेकिन इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा बिगड़ा है या फिर कमज़ोर हुआ है। जो विरोध पक्ष है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसे पॉलिटिकली आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दो सबसे बड़े रिफॉर्म पिछले एक साल में सरकार ने किए हैं जिसे हम भूल नहीं सकते। मेहर जी, जिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, मैं समझता हूं पूरा विश्व आज इस बात की, पूरा देश जिस बात की तायीद कर रहा है वह यह है कि आज एक ऐसी सरकार है जो फैसले लेने की क्षमता रखती है, शक्ति रखती है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो। मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं लोगों से, इंदिरा जी ने अपने समय में, उनके वित्त मंत्री ने, मुझे नहीं पता, उनकी किताब से मैंने पढ़ा है कि उनके वित्त मंत्री ने उस वक्त कहा था कि अब डिमोनेटाइजेशन की जरूरत है। इंदिरा जी ने उसका जवाब दिया था, क्या यह आखिरी सरकार है और सरकार नहीं बनानी है? क्या एक देश, एक टैक्स, एक मार्केट की बात करना, और वो 20 वर्षों से ये बात चल रही थी। फैसले लेने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक भावना जो कुर्सी की तरफ नहीं ले जानती। इंदिरा जी का शब्द था कि क्या सरकार बनानी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं चाहे सरकार में एक दिन रहूं या ना रहूं, मैं जिस मकसद से, या मेरी सरकार जिस मकसद से आई है, राष्ट्रहित के जिन फैसले लेने में, अगर वो फैसले कड़वे भी हैं तो हम लेंगे। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मलेरिया अगर ठीक करना है तो कड़वी कुनीन की गोली खानी पड़ेगी। थोड़ा स्वाद कड़वा हो सकता है और हमने स्वीकारा है कि इसके समय लगेगा इन सब चीजों का असर आने के अंदर। आज से 7 दिन पहले जब मैं प्रधानमंत्री जी के साथ विज्ञान भवन में था, इतनी बड़ी स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी की। उनके शब्द थे कि हम ये मानते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी नहीं हैं और हम सुझाव सुनने को, लेने को और उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, और कार्रवाई हुई है। जिस तरह से जीएसटी पर समय समय पर बदलाव हुए, कार्रवाई हुई है, तुरंत कार्रवाई हुई, इतनी फौरी कार्रवाई हुई है। पहली बात तो ये जो फैसले लिए गए हैं ये राष्ट्र हित में है। राष्ट्र के लिए फैसलों का इंतजार था हम सबको। अच्छे अच्छे कानूनविद, इकोनॉमिस्ट सब ये कह रहे थे कि जीडीपी के अंदर बढ़ोतरी होगी। समय थोड़ा सा लग सकता, हमारा एक बृहत देश है। डिमोनेटाइजेशन की बात हो, देश के कोने कोने में करेंसी पहुंचाना अपने आप में एक चिंता का विषय था, दिक्कतें भी थी। तो आज हम ये ना कहें कि ये दोनों फैसले जो लिए गए हैं, और देश का युवा, देश का समझदार व्यक्ति, आम आदमी, देखिए मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1200 गांव हैं। आम आदमी, आम ये व्यक्ति ये मानता है कि ये फैसला अच्छा है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के वक्त का हो, चाहे वो जीएसटी के वक्त का हो। जीएसटी के वक्त के फैसले को लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आई 1 महीने में रिटर्न फाइल करने के लिए। हम लोगों ने फैसला लिया कि 1 महीने नहीं 3 महीने में करेंगे, और अगर इसे और भी कोई बदलाव की जरूरत पड़ी तो एक खुले मन से ये सरकार, खुले मन से ये प्रधानमंत्री ये स्वीकार करने को तैयार है और स्वीकार कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो देश अगर कहे, विश्व ये मान रहा है कि देश के हित में ये जो फैसले लिए गए हैं ये अपेक्षित थे बहुत लंबे समय से। डिमोनेटाइजेशन का असर, आज आतंकवादियों, नक्सलवादियों की घटनाएं देश में कम हुई है। जहां पत्थरबाजों के लिए 500 लोगों की 500, सब जानते हैं 500 रुपए देकर पत्थरबाज इकट्ठे किए जाते थे, आज उनकी संख्या 5 से लेकर 10 इकट्ठे हो गई है उठा के। नक्सलवादियों के हाथ में जो पैसा था वो खत्म हो चुका है। अगर कुछ व्यवस्थाओं के कारण अगर कोई कमियां कह रही है तो उसे ठीक किया, आखिरकार वो पैसा सब कहीं ना कहीं से बैंकों के अंदर आ गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फैसले गलत थे। इन फैसलों में सुधार की गुंजाइश हो सकती है, सुधार किए जाएंगे और किए जा रहे हैं, और देश को विश्वास है
अभी पिछले दिनों आया साहब हमारा जीडीपी 2% कम हो जाएगा, चाइना से हम इतने % कम रहेंगे। अगले ही दिन वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन इकबाल ने कहा कि देश भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चल रही है। आखिरकार पूरा विश्व हमारी स्थिति को मान रहा है कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो फैसले लेने की क्षमता रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राठौर जी, आप एक यूथ आइकन भी हैं और आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि आज जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि जॉब्स नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ में हम हैं। और क्योंकि यहाँ भी और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं आपको, खासकर जो यूथ हैं वो आपको बहुत हाईली रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि क्या सरकार चिंतित है, क्या इस पर चिंता है कि किस तरह से जॉब्स वापस लाए जाएं? ग्रोथ की बात तो महेश जी ने जैसे अच्छी तरह से समझाई कि डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या इस पर भी चर्चा होती है आपकी सरकार में कि जॉबलेस जो ग्रोथ है इसको कैसे आगे चलते हुए डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकें? हर यूथ एक ऐसे लीडर में विश्वास रखता है जो लीडर अपने लिए नहीं लेकिन एक बड़े समाज के लिए, एक देश के लिए ऐसे निर्णय ले जिससे लंबे समय में और सच्चे रूप में लाभ मिले। मतलब एक यूथ आराम से पहचान सकता है कि कौन सच्चाई से काम कर रहा है और कौन ढकोसलेबाजी कर रहा है, चंद शब्दों में। अब किन बातों पर हम चुनाव लड़े थे और किस बात पर हम सत्ता में आए? सबसे पहले हमने कहा है जो माहौल पूरे देश के अंदर है कि हर जॉब के लिए सिफारिश चाहिए, कहीं पे भी आपको कोई काम कराना हो तो आपको घूस खिलानी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा जो घूस खाती है वो तो केंद्र सरकार खाती है, जो अभी तक इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए थे। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या यूथ और क्या ये देश ग्रो कर पाएगा? तो ये भ्रष्टाचार बंद करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इस देश में किसी को भी शक नहीं है, और ख़ास तौर से जो घूसखोरी हैं और ख़ास तौर से जो अपोजिशन वाले हैं उनको कोई शक नहीं है। बंद कमरे में वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी के ऊपर जंग सबसे पहले छेड़ा है तो भ्रष्टाचार के ऊपर जंग छेड़ा है। अब उन्हीं के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऊपर से 1 रुपये बेचता हूं तो नीचे सिर्फ 16 पैसे पहुंचते हैं। तो वो जो लीकेज हो रहा है इतना बड़ा सिस्टम के अंदर, वो लीकेज, वो पैसा किसका है? वो इस देश के कोई यूथ है, कोई पेंशन वाले हैं, उन सब का पैसा है। ये जो लूप होल, जो लीकेज को, जो पिल्फरेज को जो बंद करा, बड़ी भारी मात्रा में बंद हुआ है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स जो करवाया है उससे कम 50,000 करोड़ से ज़्यादा की बचत हुई है। सिर्फ गैस की सब्सिडी के अंदर ही 14,000 करोड़ की बचत हुई है। एक बार मजाक में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ऐसी ऐसी विधवाओं के नाम पता चले हैं जो आज तक पैदा भी नहीं हुई है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा था, किसका था? तो ये सब बंद हुआ। यानी किसी एक दिशा में जा रहे हैं जहां लगता है वाकई में हाँ कम से कम सही राह पकड़ी हुई है। अगला सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि सबसे यंग देश है, युवा देश है, तो निसंदेह उस यूथ को जॉब भी चाहिए। और ये भी सच बात है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर मार्केट है तो मार्केट भी हिंदुस्तान है। तो जब सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है और जो इतनी बड़ी आबादी में यूथ हैं, ये जब सामान को खरीदेंगे तो वो सामान बनेगा कहां? तो इसलिए मेक इन इंडिया शुरू करा कि जो सामान बने वो भारत में बने, ताकि मैन्युफैक्चरिंग भी यहां हो, जॉब भी यहां पर मिले और उसको खरीदने वाले भी यहां पर ही हो। इसलिए मेक इन इंडिया, जो सब कहते हैं साहब ये तो ब्रांड है, इस पे कुछ नहीं, तो ब्रांड बिल्डिंग क्या छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है ब्रांड बिल्डिंग। क्या हम सब मिलकर एक ब्रांड नहीं बिल्ड कर सकते कि भारत सबसे जबरदस्त देश है, अगर कहीं पे पूंजी निवेश करना है तो भारत में करना है? ये ब्रांड कोई सरकार की ब्रांड है, ये ब्रांड हर एक देशवासी की ब्रांड है। अगर कुछ एक लोग मिलकर ये चलाने लग जाएं अफवाह कि यहां तो साहब आतंकवाद है, यहां तो कोई सेफ्टी नहीं है, तो नुकसान किसका होगा? इसी देश का होगा। तो ब्रांड इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो मेक इन इंडिया के ऊपर जबरदस्त काम हुआ ताकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किस लिए लाया जाए पैसा? देश के अंदर जितना पैसा है पूरा नहीं है और चाहिए। कहां से लेकर आएंगे? नेबर को बोलो कि यहां पर इन्वेस्ट करे। उसके लिए क्या चाहिए? दिखाना है कि बहुत जबरदस्त सरकार है, स्टेबल सरकार है, निर्णायक सरकार है। इन तीनों चीजों में जो मैंने बोला, कहीं पर हम पीछे रहे हो तो बताइए।
ये सब चीजें होती है जिससे एक विश्वास पैदा होता है कि हां भारत सही दिशा में है। अब कोई बोले कि मैंने तो अभी अभी चूजा खरीदा है वो पूरा का पूरा चिकन बन जाए, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा। अच्छा नहीं, एक मिनट ठहरिए, जस्ट होल्ड ऑन। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर किसी सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, साधन चाहिए होते हैं, तो वहीं गांव में किसी से पैसे उधार लें, उससे ज्यादा बेहतर यह है कि सरकार पैसे दे। मुद्रा योजना के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करे हैं, 7.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है, जिसमें से 65% विमेन है। ये किसने दिए हैं? भारत सरकार ने दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? देशवासियों के लिए दिए हैं। स्टैंड अप इंडिया, अब एक एक स्कीम आप उठा के देखिए, चाहे किसानों की देखिए या कहीं और देखिए, एक एक स्कीम के अंदर यह है अगर काम हुआ है तो इस यूथ के लिए काम हुआ है, इस देश के लिए काम हुआ है। इसलिए आज के जो यूथ हैं उसको कोई संदेह नहीं है कि अगर कोई सत्ता में रहना चाहिए, अगर कोई प्रधानमंत्री रहना चाहिए तो प्रधानमंत्री मोदी ही रहना चाहिए। सर, मैं आपकी किसी भी बात से आई एम नॉट अपोज्ड टू एनीथिंग दैट यू जस्ट सेड। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था आपसे कि आज डिस्पाइट डूइंग ऑल दीज मेजर्स, और जैसे आपने एंड में राइटली कहा कि कोई ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक जॉब्स की बात है, आज आप मानते हैं, आपकी सरकार मानती है कि क्या ये एक चिंता का विषय है और कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वो कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। चिंता तो करनी ही चाहिए। अगर कोई चिंता नहीं कर रहा है इसका मतलब केयरलेस हो गया है। तो चिंता करेंगे तभी तो उस दिशा में काम करेंगे। क्यों नहीं, हम सभी चिंतित होने चाहिए। अपोजिशन अगर चिंतित नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। हम सबको चिंतित होना चाहिए और उसी दिशा में काम हो रहा है। मैं आपको जो बात बतला रहा हूं कि पूरी तरह हर एक कदम इस देश को मजबूत करने के लिए, और मजबूत का मतलब है आर्थिक रूप से हर परिवार मजबूत और सक्षम होना जरूरी है। बिल्कुल। अब महेश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अब आप, क्योंकि आपने टूरिज़्म भी देखा हुआ है, कल्चर मिनिस्टर हैं आप, इस देश का जो कल्चर है उसके प्रति लोग बहुत भावुक होते हैं। अभी हाल ही में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि दिवाली में पटाखे नहीं बिकेंगे। मैं इस पर आपकी राय नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन आपने भी कुछ बड़ी ही रोचक योजनाओं पर काम शुरू किया है, जैसे रामायण सर्किट है या फिर कृष्णा सर्किट, और अलग अलग इस तरह की जो योजनाएं उस पर काम शुरू हुआ था। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है विदेशी सैलानियों को बुलाने का, विदेशी निवेश को लाने का यहाँ पर, और साथ ही रोजगार की नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का। इसमें आपको लगता है कि चाहिए उतनी रफ्तार से काम हो रहा है? देखिए, आप कहेंगे कि किसी बच्चे का एग्जाम है, रिजल्ट आएगा। हमारी सरकार का तो 3 साल का मुझे पर्यटन मंत्री रहने का प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पर्यटन अकेला इस देश का भाग्य बदल सकता है। जितनी पर्यटन की संभावनाएं विश्व के किसी भी देश में है, चाहे वो हिस्ट्री हो, मॉन्यूमेंट्स हो, 7500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा हो, वाइल्ड लाइफ हो, रिजॉर्ट हो, सब कुछ है हमारे पास। और मुझे खुशी ये बताते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस ने, जहां हम पर्यटन में 2014 में 65वें स्थान पर थे, आज हम 40वें स्थान पर आए हैं। 25 अंकों का जंप पिछले 30 सालों में कभी नहीं हुआ। यह अपने आप में उदाहरण है कि मोदी जी की जो योजनाएं थी पर्यटन के प्रति, वो कामयाब है। पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व की ग्रोथ 4.6% है, और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले साल की ग्रोथ 17.3% है। 1,56,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम पर्यटन से कमाते हैं। बिल्कुल नहीं, तो ऐसा नहीं कि पर्यटन की ये बात आपकी सही है, लेकिन अब एक तरफ ये घटना है, दूसरी तरफ अभी हमने देखा 1-2 हफ्ते पहले जो विवाद हुआ था कि ताज को ही हमने यूपी की जो टूरिज्म की बुकलेट थी उसमें से बाहर रखा। दूसरे एक मैं आपको एक वाकया बताता हूँ बड़ा ही रोचक। पिछले हफ्ते एक अफवाह आई कि आज रात को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं देश को 9 बजे। वो बड़ी वायरल हो गई, हमें भी 50 लोगों के फ़ोन आए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या शराबबंदी हो जाएगी, क्या होने वाला है ये। एंड आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली देयर आर सम एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑल्सो जो शायद इस तरह की चीज़ें स्प्रेड करते होंगे, बट डू यू थिंक इसे सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूं आप मीडिया के लोग हैं और आप इसमें बहुत बड़े मददगार हो सकते हैं। जहां सोशल मीडिया आज एक हमारी सूचनाएं देश के कोने कोने तक, 1 लाख 6 लाख 20,000 गांव के कोने कोने तक पहुंचाने का साधन बना है, वहां ऐसे लोगों के हाथ में भी पड़ गया है। और उसमें कुछ हो सकता है पॉलिटिकल लोग भी हो जो अपनी पॉलिटिकल वार को, और जो उनके पास कुछ तरीके ना बचे हो तो इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल करते हो। भारत
एक भावनात्मक देश है, लोगों से जुड़ा हुआ देश है। और गांव के अंदर 80% लोग अभी हमारे गांव में बसते हैं। तो मैं समझता हूं जहां प्रधानमंत्री की बात सुनने का मौका आएगा वो लोग सब छोड़ के रेडियो ट्रांजिस्टर पर मन की बात सुनते हैं लोग, तो उनसे कुछ ना कुछ, और हमेशा सुनने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी अपेक्षाओं के साथ सुनते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अफवाह फैलाने वाले, इस तरह की हरकतें करने वाले लोग हैं, घटिया किस्म के लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी खबरों को वायरल भी किया है। और हमारी जो हमने प्राथमिकताएं रखी हैं, हमने जो हमारी जो हमने हमारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को भी हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हम देश के कोने, आज आपके माध्यम से पूरा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है आज कि भारत के, और हम पूछ रहे हैं आपसे कि हम किसी से भी खुला एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और किसी भी विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात हमने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी की ये स्वीकार्यता कि हम खुले मन से किसी भी व्यक्ति का सुझाव सुनने और उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और कार्रवाई की जा रही है। एक पिछले 20 वर्षों से, 15 वर्षों से एक पॉलिसी पैरालिसिस हो चुकी थी, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका था गवर्नेंस में से, लोगों का विश्वास पॉलिटिकल सिस्टम से खत्म हो चुका था। लोग पॉलिटिशियंस के अंदर एक भ्रष्टाचार का एक प्रतिबिंब देखने लगे थे, वो प्रतिबिंब खत्म हुआ है, लोगों का विश्वास जागृत हुआ है। खाली बात नौकरी की नहीं है युवाओं के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मेरा युवा नौकरी मांगने की लाइन में ना खड़ा हो, मेरा युवा नौकरी देने वाला बने। इसलिए भाई अभी जो राज्यवर्धन जी ने जो डाटा दिया है कि 7 लाख करोड़ रुपए का लोन और 7 करोड़ लोगों को ये लोन दिया गया है, और वो विमेंस थे, शेड्यूल कास्ट थे, युवा थे। तो वो अब आप बहुत सही बात की कि आज अगर कोई एक स्टैंड अप या एक फैक्ट्री लगी है तो उसमें फैक्ट्री को चलने में, फैक्ट्री से एम्प्लॉयमेंट देने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए कोई विषय हो हमारे, उनके पीछे पारदर्शिता है, उनके पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, उनके पीछे कहीं ना कहीं ईमानदारी से ये कि मुझे अपने देश के लिए, अभी कल प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। बिल्कुल, मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, वो भी अपना उनका एक सपना है, और उसके सपनों के लिए बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग, युवा, सब हर लोग उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मंच पर शामिल होने के लिए। राज्यवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर शामिल होने के लिए।